हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला। दोस्तों, क्लास 11 की फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर जो पहली वीडियो हमने देखी थी उसके अंदर फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ा था, यानी भौतिक संसार। उसके अंदर हमने फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स का यूजेस, मतलब फिजिक्स का कहाँ का यूज होता है, नेचुरल साइंसेस क्या है, नेचुरल साइंसेस के पार्ट क्या हैं, फिजिक्स के स्कोप क्या है, फिजिक्स को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, मतलब मैक्रोस्कोपिक वे और माइक्रोस्कोपिक। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नेचर ऑफ फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, यानी फोर्सेस जो आधारभूत फोर्सेस हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, कैसी होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स या हिंदी में आप क्या बोलेंगे इसको, बल। ठीक है, फोर्स या बल। अब फोर्स की जो डेफिनेशन है या परिभाषा है वो क्या होती है दोस्तों, टू पुश और पुल, टू पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को खींचना या धकेलना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, बल। इसमें आप कैरी भी ले सकते हैं, टू पुश पुल एंड कैरी थ्रो द एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी चीज को खींचना, किसी चीज को धकेलना, किसी चीज को उठाना और किसी चीज को फेंकना, ये भी क्या है, फोर्स या बल। अब वो चीज हो सकता है कि हम धक्का मारें तो वो खिसके, या फिर हम खींचने की कोशिश करें तो हमारी तरफ खींच के आ सके। ठीक है, किसी चीज को उठाने की कोशिश करें तो उठ भी सकती है, नहीं भी उठ सकती है। तो दोनों ही मामलों में क्या होता है दोस्तों कि फोर्स है वो कार्य करता है। ठीक है, आगे बात समझ में कि फोर्स तो जब हम धकेलने की कोशिश करेंगे और वो चीज हम अपनी जगह से नहीं हिलेगी तो भी क्या होगा, हम फोर्स तो लगा रहे हैं, यानी बल तो लगा रहे हैं, या फिर किसी चीज को खींच रहे हैं, लेकिन वो उसको उस स्थान से हम हिला नहीं पा रहे। ठीक है, खींच के तो क्या होगा दोस्तों, फोर्स तो तब भी लगेगा, और फोर्स तब भी लगेगा जब वो चीज खींचकर आपके पास आ जाएगी। तो पुश और पुल जरूरी नहीं है कि वो उस चीज को हिला पाए या नहीं हिला पाए, या फिर हिला भी सकता है, नहीं भी हिला सकता। तो दोनों ही मामलों में फोर्स रहेगा वो। ठीक है, यानी दोनों ही डेफिनेशन ठीक है, टू पुश और पुल, और टू अटेम्प्ट टू पुश एंड पुल। ठीक है, या तो उसको धकेलता है या खींच लेता है, या फिर उसको धकेलने या खींचने की कोशिश करता है। तो दोनों ही मामलों में क्या रहेगा, फोर्स रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब फोर्स तो हमने पढ़ लिया कि फोर्स क्या होता है। अब आते हैं इसके ऊपर कि फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल होता है दोस्तों आधारभूत। ठीक है, आधारभूत या आप बोल सकते हैं दूसरा शब्द फंडामेंटल की जगह यूज करेंगे का बेसिक फोर्सेस। ठीक है, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो दूसरे फोर्सेस का आधार होते हैं। ठीक है, जैसे तरह तरह की फोर्सेस होती हैं। फ्रिक्शन फोर्सेस देखिए आप, फ्रिक्शन फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है। उसके बाद आता है विस्कस फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आता है, विस्कस फोर्स आता है, और भी तरह के बुओयंट फोर्स आता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के फोर्स आते हैं, लेकिन ये सारे फोर्स बेसिक नहीं है। बेसिक का मतलब क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट फोर्सेस जो किसी और फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, या फिर इनको बोलते हैं, इन फोर्सेस को बोलते हैं डेराइव्ड। डेराइव्ड का मतलब होता है किसी चीज से निकाले गए। तो ये जो फोर्सेस हैं वो इन फंडामेंटल फोर्सेस से निकाले गए। तो फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं दोस्तों, वो आधारभूत फोर्सेस जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहला कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सेकंड क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। और फोर्थ आता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। आगे बात सुनिए, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी परबल नाभिकीय बल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब परबल, न्यूक्लियर का मतलब नाभिकीय। न्यूक्लियर, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है दोस्तों हिंदी में? नाभिक। ठीक है, न्यूक्लियर का मतलब हो गया नाभिकीय, यानी प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। या फिर आप किसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी होगी एज कंपेयर टू हिंदी। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो और फोर्सेस बच गए वो कहीं ना कहीं इनसे निकाले गए हैं, इनका यूज करके निकाले गए। ठीक है, तो और जो ये चार फोर्सेस हैं वो आधारभूत यानी फंडामेंटल है। अब जैसे आप समझ लीजिए, जैसे आपको दो की टेबल लिखनी है तो क्या करेंगे आप? दो लिख लिया। ठीक है, अब दो तो क्या होगा? बेस हो गया, टेबल का बेस आप दो बोल सकते हैं। अब दो को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? दो। ठीक है, फिर दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे चार, दो को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? छह। तो दो है वो क्या है? बेस है। ठीक है, जो बाकी जो टेबल निकली है वो किसकी सहायता से निकली है? दो की सहायता से। यानी दो को एक से गुना कर दिया तो दो आ गया, दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे चार आ गया, दो को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे छह आ गया। ठीक है, तो दो है वो किसका बेस है, यानी बाकी जो टेबल निकली है वो दो की सहायता से निकली है। ऐसे ही क्या है कि जो चार ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो आधारभूत फोर्सेस हैं, फंडामेंटल फोर्सेस हैं। बाकी जो फोर्स निकलेंगे वो इसी की सहायता से निकलेंगे। हो सकता है ग्रेविटेशन से निकले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से निकले, या फिर इन दो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से। ठीक है, आगे बात समझिए। अब सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल जीवन जो आज पृथ्वी पर संभव है, या फिर जो भी हम पृथ्वी देखते हैं, सौरमंडल देखते हैं, आकाशगंगा देखते हैं, तो वो सारी चीजें किसके कारण संभव है दोस्तों? वो संभव हो पाई है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल का। पृथ्वी पर जीवन, पृथ्वी का बनना, स्टार फॉर्मेशन यानी तारों का बनना, ठीक है, आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सीज का बनना इसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। वो निर्भर करता है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत ही जरूरी फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक इंपॉर्टेंट फोर्स है। अगर लाइफ के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे, यानी जीवन के संदर्भ में आप देखेंगे इस चीज को, ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो वो बहुत ही जरूरी फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है दोस्तों? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो भी किसी भी पदार्थ का या मैटर का जो भी मास होता है उसके कारण जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यानी कहीं भी ब्रह्मांड में यानी पूरी यूनिवर्स के अंदर कहीं भी दो मास है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स होगा यानी बल होगा। कोई भी दो मास हैं उनके बीच में फोर्स होगा, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ये फोर्स होता है वो किसके कारण होता है? बॉडी के मासेस के कारण। ठीक है, अब ये A है और ये B है। ठीक है, इसका कुछ मास है m1, इसका कुछ मास है m2। तो इन दोनों का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसके कारण होगा? इन दोनों के मासेस के कारण। अब ग्रेविटेशनल फोर्स पहला तो देख लिया कि मासेस के कारण होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों? ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव, आगे बात सुनो। ऑलवेज अट्रैक्टिव यानी ये दो चीजें हैं,
इनका कुछ ना कुछ मास है, तो एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो फोर्स, जो फार्मूला है Gm1m2/r²। अब r क्या है दोस्तों? r ये जो दो बॉडी है A1 A2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? r। g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 क्या होता है? इसका मास, और m2 क्या होता है? दूसरी बॉडी का मास। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा उसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी दोस्तों? उसकी मैथमेटिकल वैल्यू निकलेगी इस फार्मूले से, F = Gm1m2/r²। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझिए। अब देखिए थर्ड क्या है कि ये जो फोर्स है वो लंबी दूरी तक प्रभाव डाले। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कि इसकी रेंज है वो बहुत बड़ी है, इसकी रेंज है वो क्या है? वेरी लार्ज। ठीक है, वेरी लार्ज। आप कैसे समझेंगे वेरी लार्ज? आप कैसे लिखेंगे कि इसकी रेंज बड़ी है? अब देखो सूर्य है, सूर्य के, ये सूर्य है, तो जो चंद्रमा है, ठीक, सॉरी, जो ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं वो क्या करेंगे? सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। ठीक, या आप बोल सकते हैं कि रिवॉल्व करते हैं। वो किसके कारण करते हैं दोस्तों? वो करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य का कुछ मास है, ठीक है, और भी ग्रह हैं जैसे पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, तो सभी ग्रह के अंदर कुछ ना कुछ मासेस है। तो वो उसके चारों ओर चक्कर क्यों काटते हैं? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक, ऐसे ही जो चंद्रमा है, मून है, वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, वो किसके कारण होता है? वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऐसे ही जो भी सेलेस्टियल, ठीक है, सेलेस्टियल मतलब ऐसी चीजें जो अर्थ की जैसी हैं, जैसे प्लेनेट है, और प्लेनेट है, स्टार है, मतलब सेलेस्टियल खगोलीय बॉडी, मतलब वस्तुएं, आप बोल सकते हैं खगोलीय वस्तुएं, या फिर सेलेस्टियल समझ सकते हैं आप, इंग्लिश में बोलेंगे सेलेस्टियल बॉडीज आप बोल सकते हैं। जैसे तारे हैं, उल्कापिंड है, उल्काएं हैं, तो ये सारी चीजें हैं वो किसकी वजह से हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब आप समझ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का क्या महत्व है। ये जीवन को संभव करने में गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत महत्व है। एक चीज और आप एक चीज और समझ सकते हैं, जो डेली लाइफ है। क्यों दोस्तों? देखो, साइंस को समझने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है कि आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करके देखिए, आपको साइंस अच्छे से समझ में आएगी। अब ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, पृथ्वी की कुछ ऊंचाई के ऊपर जाएंगे हम, तो वहां पर वायुमंडल, यानी हम 400-500 किलोमीटर ऊपर जाएंगे पृथ्वी की सतह से, तो वहां पर वायुमंडल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, यानी ग्रेविटी के कारण जो इस वायुमंडल में जो गैसेस हैं वो पृथ्वी के साथ साथ रहती हैं। अदरवाइज क्या होगा? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये सारी गैसें उड़ के कहीं और चली जाती है। वो किसके कारण होता है सोलर विंड के कारण। ठीक है, कई ग्रह का क्या होता है दोस्तों? कोई वायुमंडल नहीं होता। जो सूर्य के आसपास तो ग्रह हैं जिनमें आप बोलेंगे बुध और शुक्र, ठीक है, मरकरी और वीनस, तो उनके जो वायुमंडल है उसके अंदर गैसेस बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। उसका मेन कारण क्या है कि वहाँ पे ग्रेविटी है वो कम है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्लेनेट है उनका साइज बहुत छोटा होता है, तो वहाँ पर गैसेस कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है। तो अब बात समझ में आ गई, जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसके अंदर जो गैसेस विद्यमान है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, और अगर ग्रेविटी नहीं है तो सोलर विंड अपने साथ क्या होगी? उसको उठा के ले जाएगी। आगे ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या महत्व है इससे आप देख सकते हैं। दूसरा फोर्स आता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इंपॉर्टेंट फोर्स है। ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप नाम से ही समझ सकते हैं, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसको हम इसके नाम से ही देखते हैं, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, यानी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है, ऐसा बल जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है, दोनों चीजों का कंट्रीब्यूशन है। अब ये जो फोर्स है, ये जो बल है दोस्तों, ये बल कार्य करता है जब किसी दो चीजों के ऊपर आवेश हो, यानी चार्ज होता है, ठीक है। ये बॉडी ए है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये बॉडी बी है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो क्या होगा दोस्तों? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट। दूसरा, अगर सेम प्रवृत्ति के चार्जेस यानी सेम नेचर के चार्जेस हैं, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आगे बात सुनिए, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब हम पॉजिटिव चार्जेस को एक साथ लाएंगे, यानी आवेश को एक साथ लाएंगे, पास पास लाने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ साथ लाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो दैनिक जीवन में आप देखते हैं उससे थोड़ा उल्टा है, यानी हम बोलते हैं ना कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति उसी के साथ रहेगा। आप डेली लाइफ से रिलेट करके देखो इसको। अब बोलते हैं जैसी जिसकी संगत, यानी जो जैसा होगा वो वैसे ही उसके साथी होंगे, ठीक है। यानी कोई अगर अच्छा है तो उसके साथी अच्छे होंगे, ठीक है। अगर कोई बुरा है तो वो बुरों के साथ उसकी दोस्ती होगी। लेकिन चार्जेस के केस में ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा? प्लस वाला है वो माइनस वाले को, माइनस वाले उसको अच्छे लगेंगे, प्लस वाला है उसको माइनस वाले अच्छे लगेंगे, उनको अपने पास बुलाएगा, हाँ आ जाए भाई मेरे पास आ जाए, यानी दूसरी तरह का। और प्लस वाले जो एक जैसे होंगे वो क्या करेंगे? दूर जाएंगे, जा भाई मेरे से दूर जा, क्यों? मेरे जैसा ये, तू मेरे से दूर जा। यानी आप समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव दूसरे, मतलब जिसकी प्रकृति खुद से अलग है, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और प्लस यानी जिनकी प्रवृत्ति सेम है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये है। अब ये चीजें, अगर ये जो आवेश है वो अगर स्थिर है, यानी चल नहीं रहा, रेस्ट में, अगर रेस्ट में है, तो इन दोनों के बीच कितना बल होगा, फोर्स होगा, उसको निकालने का एक फार्मूला है, ये है कूलॉम लॉ, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, Q1 इंटू में Q। अब Q1 क्या है दोस्तों? Q1 है इसके ऊपर आवेश और Q2 है इसके ऊपर आवेश, यानी चार्जेस। इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्जेस Q2। तो इस चीज को निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 और R, ठीक है। तो ये फोर्स किसके अंदर होता है? कूलॉम के अंदर। इसने दिया था कूलॉम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए दिया। स्टैटिक का मतलब होता है दोस्तों रेस्ट, यानी दोनों चार्जेस अगर रेस्ट के अंदर हैं तो इस फार्मूले से क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे, जिसमें R1 R क्या होगा? इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। और Q1 Q2 क्या होगा? चार्ज। और पाई क्या होगा? पाई की वैल्यू आपको पता है, और कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो अब देखो कि ये एक चीज और देखो कि मैंने एरो लगाया है, अब फोर्स जो होता है दोस्तों वो होता है
वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है दोस्तों? क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है दोस्तों? जिसका मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी खाली मैग्नीट्यूड होता है इसके अंदर। अब वेक्टर की क्या होता है दोस्तों? मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी होती है, यानी एक दिशा होती है, ठीक है। यानी देखो अब F से आप क्या निकालेंगे? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। अब ये सिर्फ आपको एक नंबर देगा कि इन दोनों के बीच में इतना कूलम्ब फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको Q1 Q2 का नहीं पता कि Q1 Q2 प्लस है या माइनस है, Q1 प्लस है Q2 माइनस है, तो आप ये नहीं बता सकते इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा हो। अब मैं आपको दे दूं कि दो चार्जेस हैं, ये A चार्ज है और ये B चार्ज, ठीक है। इन दोनों के बीच में फोर्स दे दिया मैंने 14 कूलम्ब, 14 कूलम्ब फोर्स दे दिया। अब मैं आपको ये मैं बताऊं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ठीक, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, या फिर फोर्स कैसा है, ठीक है, अट्रैक्टिव है या रिपेल है। तो आप ये नहीं बता सकते कि किस चार्ज क्या जो पोलैरिटी है, यानी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये दोनों एक जैसे चार्जेस हैं या अलग अलग चार्जेस, ठीक है। तो फोर्स क्या करता है दोस्तों? फोर्स डायरेक्शन बताता है, ठीक है। फोर्स क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। आगे बात सुनिए, फोर्स क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। अब F R1 R2 देखो, अब R1 R2 F ये देखो, ये 1 है, ये 2 ले लिया हमने, तो R A B लिख सकते हैं और इसको R B, ठीक है। क्यों? R B माइनस में लिखेंगे इसको, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आगे बात सुनिए, F A B लिखेंगे, यानी F A B, ए के ऊपर फोर्स बी के कारण, या फिर बी के ऊपर फोर्स ए के कारण। तो डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन का पता होना जरूरी है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो ये देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये 1 है, ये 2 है। तो अब A12 निकालेंगे तो F1 के ऊपर फोर्स 2 के कारण, तो ये हो गया। अब क्या होगा? F12 क्या होगा? Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर Q। तो ये R की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों? R12, ठीक है। यानी R12, R की हम डायरेक्शन देंगे कि R किस तरह, ठीक है। आगे बात सुनो, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का और प्रॉपर्टी क्या है। अब ये हमने बात की रेस्ट की केस में, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मूविंग की केस में। मूविंग का वैसे तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसेपरेबल है, यानी उनको अलग अलग नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो बहुत जरूरी फोर्स है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है तो उससे इलेक्ट्रिक फोर्स भी बनेगा। तो संभवतः बात है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग करना आसान नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में से ताकतवर कौन है। अब
ताकतवर की तो बात आएगी ना कि दो अगर 4 कंटेनर हैं किसी चीज के लिए, तो जो ज्यादा ताकतवर होगा वो ही डोमिनेट करेगा, यानी वही उसी की दादागिरी चलेगी। अगर एक जगह आप देखो 4 ताकत वाले आदमी, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा उसी का दबदबा होगा उस क्षेत्र के। तो देख अब 2 बॉडी है सेम डिस्टेंस के ऊपर रख दी, आगे बात सुनिए, ये हो गया 1 मीटर। 2 बॉडी तो इनका कुछ ना कुछ मास तो होगा, मास हो गया इसका मान लिया m1 और m1 और m2। अब मासिस है तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, मास होगा। और अगर चार्ज नहीं है उसके ऊपर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा नहीं। तो अगर कंपेयर करना है तो इसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, दोनों के ऊपर चार्ज होना चाहिए, क्योंकि मास तो है ही। अगर चार्ज लाएंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं, चार्ज ले गया तो इस पे होगा प्लस, इस पे होगा माइनस, दोनों के बीच में दूरी कितनी रही, 1 मीटर। प्लस इस पे चार्ज आ गया, इस पे माइनस चार्ज आ गया, इसका मास m1 है, इसका मास m2। अब दोनों के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में मान लिया 1 है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आता है दोस्तों, अगर 1 है दोनों के बीच में, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 आया है, ठीक है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें चेंज नहीं करनी है, एक बात ध्यान रखना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना होगा दोस्तों, वो होगा 10 की पावर 36, यानी 1 इंटू में 10 पावर 36, यानी 10 की पावर 36 गुना ज्यादा है। ये 1 है तो ये कितना हो गया, 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 36, यानी 10 की पावर 36 गुना होता है ये इससे ग्रेविटेशनल फोर्स से। आगे बात समझिए, तो क्या हो गया, अगर 2 वस्तुएं हैं जिनके ऊपर चार्ज है, मास तो होता ही है, चार्ज है, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10 की पावर 36 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इससे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, इसकी जो रेंज है वो भी लार्ज होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर रेंज नहीं होती। रेंज मतलब अगर इस दूरी को हम ज्यादा कर दें, 100 किलोमीटर कर दें, तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक, और भी ज्यादा डिस्टेंस कर देंगे तो हो सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 0 हो जाए या फिर टेंड्स टू 0 हो जाए। एग्जैक्ट 0 भी नहीं बोल रहे तो टेंड्स टू 0, यानी 0 के लगभग हो जाए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा दूरी तक एक्ट करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी रेंज ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है। अब देखो, लेस डिस्टेंस के लिए जब बात आती है किसी एटम और मॉलिक्यूल की, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल क्या, एटम के अंदर जो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उस केस के अंदर डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या, प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो उस टाइम कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि इस दूरी के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ज्यादा प्रबल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा इस केस के अंदर। क्यों? क्योंकि ये एक शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज के अंदर तो कौन सा फोर्स ज्यादा प्रबल है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आगे बात सुनिए, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे बात समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी क्यों जरूरी होता है, क्योंकि पदार्थों का निर्माण करना है तो उसके अंदर एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, तो उस फोर्स को उन
जो एटम और मॉलिक्यूल है उनको बांध कर रखने वाला फोर्स कौन सा है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बात आती है तीसरा फोर्स। तीसरा फोर्स होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल। अब ये जो फोर्स है वो दोस्तों होता है न्यूक्लियर। देखो नाम से ही समझ सकते हैं न्यूक्लियर का क्या मतलब होगा, नाम से देखा है, नाम ने तो फोर्सेस पढ़े हैं उनको नाम से देखा। न्यूक्लियर यानी किससे संबंधित है, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से संबंधित यानी नाभिक से संबंधित है ये नाभिक। ठीक है, एटम की संरचना आपको पता है, स्ट्रक्चर पता है, यानी एटम के चारों तरफ क्या होता है दोस्तों, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये किसके अंदर होता है, नाभिक के अंदर। नाभिक क्या होता है, ये बीच वाला पार्ट जो कठोर होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और भी ज्यादा जो और भी एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़ के, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, आगे की क्लासेस में आते हैं वो, तो उसको पढ़ेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना इसको। अभी हम दो ही चीजें रखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जब बात करते हैं इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। आगे बात सुनो, अब नाम से समझे न्यूक्लियर फोर्स यानी जो नाभिक के अंदर कार्य करता है, नाभिक के अंदर एक्ट करता है। देखो अब एक चीज समझो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, यानी प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या होगा, इस न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जीरो, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक के ऊपर चार्ज रहेगा। अब बात आती है प्रोटॉन की। देखो प्रोटॉन ये क्या है, ओहो प्रोटॉन सोचेगा भाई दूसरा प्रोटॉन है मेरे जैसा ही है, नहीं भी मेरे जैसा है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर तो मेरी दादागिरी चलेगी, तेरे को नहीं दूंगा यहाँ। ठीक है, हाँ भाई तू जा, निकल यहाँ से। तो प्रोटॉन है, एक जैसे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ते टाइम हमने क्या पढ़ा था कि एक जैसी चीजें हैं, यानी एक जैसी प्रवृत्ति की जो चीजें हैं वो एक दूसरे को अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगी, यानी रिपेल करती है। तो प्रोटॉन, अब लेकिन हमने संरचना के अंदर क्या पढ़ा है कि प्रोटॉन है वो क्या किसके अंदर रहते हैं, वो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। एक प्रोटॉन भी हो सकता है, हाइड्रोजन की केस में एक प्रोटॉन है, लेकिन आगे वाले जो एलिमेंट पढ़ते हैं उसमें तो और भी ज्यादा प्रोटॉन होते हैं। एक वाला तो चलो मान लिया कि अकेला है, रह सकता है, लेकिन आगे वाले जो एलिमेंट है, मान लिया कैल्शियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, और भी ज्यादा मतलब सारे एलिमेंट बच गए हाइड्रोजन को छोड़ के, तो उसमें एक से ज्यादा प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन फिर तो साथ रहने ही नहीं चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की माने तो। लेकिन फिर ऐसी कोई चीज है भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ज्यादा मजबूत है, जो इनको बांधे रखती है। अब ये तो समझ में आ सकता है, अब दो चीजें हैं उनके बीच में इतना फोर्स है, मान लिया इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, ये तो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, ठीक। लेकिन क्या है कि एक चीज ऐसी है कि इन दोनों को दूर जाने नहीं देगी, तो क्या है वो चीजें इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी इनको एक दूसरे से दूर नहीं जाने दे रही। अब एक चीज समझिए, क्लास में बैठे हैं आप, टीचर हैं, तो आप क्लास में बैठे रहेंगे, नहीं क्या करेंगे, क्लास से भागने की, गुल होने की सोचेंगे। एक जैसे है सारे, भागने की सोचते हैं क्लास से, तो क्या है, टीचर है वो फोर्स है जो बांध के रखता है क्लास को, पूरी क्लास को, वरना सारे एक जैसे हैं, भागने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक, प्रोटॉन। अब बात आ गई प्रोटॉन की, तो क्या खाली प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो किससे जुड़े होते हैं, वो भी इसी फोर्स से जुड़े होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमें पता क्यों नहीं चला, क्योंकि प्रोटॉन है और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता, तो उसके कारण हमें प्रभाव नहीं पता चला। हम मान सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो एक साथ रह सकते हैं,
लेकिन जब प्रोटॉन प्रोटॉन को साथ देखा तो ये समझ में आया कि हाँ कुछ फोर्स है जो इन दोनों को बांध के रखता है। वो क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आगे बात समझिए। अब ये कितना था दोस्तों? ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 36 गुना ज्यादा था। इससे ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं इक्वालिटी के फॉर्म में, यानी 10 की पावर 36 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब ये 10 की पावर 36 है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये है इससे 100 गुना। अब इससे 100 गुना है तो क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया 10 पावर 38। इससे 38 नहीं, सॉरी, ये ध्यान रखना कि ये मत लिख देना, इससे 38 है। इससे ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा है? ये ज्यादा है 100 गुना। अब ये इससे कितना ज्यादा बड़ा होगा? 10 पावर 2, यानी इससे 100 गुना ज्यादा बड़ा है। इससे 100 गुना करेंगे तो क्या हो गया? 38 हो गया। ये समझ लीजिए, इससे 100 गुना ज्यादा, तो ये 36 है, तो ये कितना हो गया? 38। आगे बात समझिए, इससे 100 गुना ज्यादा बड़ा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में एक्ट करता है? वो एक्ट करता है प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इस कहां पर एक्ट करता है? ये एक्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, यानी इसकी रेंज कितनी है? 10 पावर 15 मीटर के आसपास इसकी रेंज है। यानी नाभिक से बाहर आते ही क्या हुआ? इन दोनों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अगर देखो 2 प्रोटॉन है हमने, वो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के ऊपर भी रखती है, मान लिया 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर की तरह दूरी पर रख दिया, तो अब ये फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर होगी और इसकी रेंज तो सिर्फ 10 की पावर 15 10 की पावर -15 मीटर है। यानी इन दोनों के बीच में सिर्फ इतनी डिस्टेंस हो तभी ये संभव है कि इन दोनों के बीच में ये फोर्स एक्ट करेगा। और एक बात और है दोस्तों, ये 2 फोर्सेस हैं, 2 प्रोटॉन हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, उनके बीच में फोर्स अलग है, और सेम दूरी के अंदर 2 प्रोटॉन हैं, उनके बीच में फोर्स अलग हो सकता है। वो बाइंडिंग एनर्जी के कारण हो सकता है। बाइंडिंग एनर्जी है वो आगे की टॉपिक है, मतलब आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन बीएससी के अंदर आता है। इस चीज को आप छोड़ दीजिए, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, अगर 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं तो उनके अंदर फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, उस केस के अंदर बाहर इस केस के अंदर फोर्स ज्यादा हो सकता है, इस केस के अंदर कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी वाला थोड़ा सा एक वो आ जाता है, इसके अंदर फैक्टर आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन की, वो अलग फैक्टर है। ठीक है, आगे अब फोर्स जो अपना फंडामेंटल फोर्स बच गया वो है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्स की जब बात आती है, ये दोस्तों यूज होता है या फिर ये एक्ट करता है मेनली रेडियो एक्टिविटी के केस में। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियो एक्टिविटी के केस में। रेडियो एक्टिविटी क्या होते हैं दोस्तों? वो पदार्थ जो स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल रहते हैं। स्टेबल का क्या मतलब होता है दोस्तों? यानी ऐसे पदार्थ जो समय के साथ डीके नहीं होते। डीके क्या होता है? डीके का मतलब होता है एक पदार्थ खत्म होना स्टार्ट कर देता है। जो अनस्टेबल होता है वो पदार्थ समय के साथ खत्म होना स्टार्ट कर देता है, उसमें से कुछ विकिरणें निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं दोस्तों? रेडियो एक्टिविटी। यानी उस पदार्थ में से तरंगें निकलना स्टार्ट कर देती हैं, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। जो स्टेबल होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करती, यानी उनसे विकिरणें नहीं निकलती।
अब वीक न्यूक्लियर फोर्सेस किसके केस में एक्ट करते हैं? वो एक्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी। बीटा, अब रेडियो एक्टिविटी की अलग अलग प्रकार की रेडियो एक्टिविटी। अब इसके अंदर क्या है, एक टाइप है बीटा डीके। बीटा डीके के अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है वो देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, एक्ट होते हैं। ठीक है, अब क्या है, बीटा डीके के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो एक्ट करते हैं। आगे बात सुनिए। अब देखो, जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास तो क्या होता है दोस्तों? 1, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। अब एक न्यूट्रॉन किसमें बदलेगा? प्रोटॉन के अंदर। आगे बात सुनिए, जब एक न्यूट्रॉन बीटा डीके के अंदर किसके अंदर बदलता है दोस्तों? वो बदलता है प्रोटॉन, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। तो इन दोनों का जो एक्सचेंज होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक दूसरे में, तो उसके अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इसके अंदर काम करते हैं जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, एक्सचेंज फोर्सेस के रूप में क्या काम कर, कौन से फोर्स काम करते हैं दोस्तों? वो फोर्स काम करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस यानी न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन करने की जो प्रक्रिया है, उसको उसके अंदर कौन से फोर्सेस यूज होते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक, अब बीटा डीके के अंदर दूसरा क्या होता है, जब फ्यूजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन, यानी जो अलग अलग नाभिक हैं वो एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से मिलते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस सन के अंदर होती है, जिससे हमें लाइट मिलती है। फ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है दोस्तों? एनर्जी निकलती है, और वही एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में हमारे पास पहुंचती है। ठीक है, तो ये 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स हो गए। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, पहला ग्रेविटेशनल, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ क्या होगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कमजोर होता है। ठीक, लेकिन ग्रेविटेशनल से थोड़ा ज्यादा ही होता है। आगे बात सुनिए, इसकी रेंज भी न्यूक्लियस के केस में ये होती है। मतलब न्यूक्लियस की जब बात आती है, न्यूक्लियर स्केल की, यानी 10⁻⁻15 मीटर जब डिस्टेंस होती है, तब ये फोर्सेस एक्ट करते हैं। आगे बात सुनिए, तो आई होप ये टॉपिक आपको मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें बता दीजिए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे हैं उनको भी इसका बेनिफिट हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।